हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप लोगों का जल्दी से जल्दी आ जाएं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल को करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे आ जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रहने वाली है, तो 1 मिनट के अंदर अंदर आकर के आप लोग हाय हेलो कर दें, जो भी करना है आपको। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लास रहने वाली है। कल किसी बच्चे ने बोला था कि सर क्योटो प्रोटोकॉल है, कवर करवा दीजिए, तो आज मैंने क्योटो प्रोटोकॉल है आपका कवर करवाना है। तो सभी बच्चे हैं, जल्दी जल्दी आ जाएं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाएं। हाँ जी, मोस्ट वेलकम है सभी का क्लास के अंदर। हेलो जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम है सभी का। हाँ जी, कैसे हो सभी के सभी। आज हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल को कवर अप करने वाले हैं। जिन्होंने पहले नहीं क्लास कर रखी, मैं आपको बता देता हूँ। पहले बहुत सारी जो क्लासेस है मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बता देता हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको नहीं पता कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपका अपना यूट्यूब चैनल सीख स्टडी स्मार्टली के ऊपर है, जैसे आप जाते हो वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको कल वाली सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज मैंने ये क्लास की थी सुबह, हायर एजुकेशन के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। बहुत ही ज़्यादा सुपर क्लास है ये क्लास। जो बच्चा अटेंड करेगा उसका नेट जीआरएफ पक्का होगा। ठीक है, सभी यूनिट के ऊपर, पेपर 1 और पेपर 2 की सभी यूनिट के ऊपर मैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करवाऊंगा आपको। उससे पहले मोनेटियल प्रोटोकॉल मैंने कल करवाया था, ये भी कवर कर लेना। सुपर एक्सपेक्टेड, अब देखो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी सभी क्लासेज की। यहाँ पर देखो सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, यहाँ पर सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाली भी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। धमाकेदार रिवीजन आपको मिल जाएगी, बहुत सारे और भी। यहाँ पर 38 क्लासेज हैं आपकी पेपर 1 के लिए, और जिसके अंदर सारी की सारी यूनिट आपकी कवर कर रखी हैं। तो इस क्लास को कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास को। तो सभी बच्चे क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें एक बार। तो इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी ये भी, जो क्योटो प्रोटोकॉल वाली है। इससे पहले जो मोनट्रियल प्रोटोकॉल करवाया था वो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके ना, कोई कोई कवर करवाता है आपको डिटेल के अंदर। अब आप बुक के अंदर देखोगे तो आपको यही चैप्टर सिर्फ छोटा सा मिलेगा, और जो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर करवाई हैं वो देखना अभी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और आप फिर देखते रहते हो कि क्वेश्चन आता कहाँ से है। देखो, पता तब लगेगा आपको जब आप पूरी क्लास को अटेंड करोगे, पूरे हर चीज़ के नोट्स आप बनाओगे, जो जो चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा, तभी आपको पता लगेगा ना कि कहाँ से आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है जी, तो क्लास को लाइक जरूर कर दें सभी बच्चे जो आ चुके हैं क्लास के अंदर, मोस्ट वेलकम है। तो रात को 9 बजे आपकी डेली क्लास होती है, और ये 3 बजे आपकी क्लास होती है, जिसमें पेपर 1 की कुछ कुछ क्लासेज मैं कवर करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सभी बच्चे, और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी वीडियो के। और जिसको नहीं पता वो वैसे भी सर्च कर लेना, सीख स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से आपको मिल जाएगा, और यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर कर दें। एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जरूर करने हैं सभी बच्चों ने। टीचिंग एप्टीट्यूड है पूरे का पूरा, एचआरएम पूरे का पूरा मैंने फ्री में पढ़ा रखा है। रिसर्च एप्टीट्यूड है, 8 घंटों की मैराथन है, जो इसको कर लेगा आईसीटी कभी नहीं भूलेगा उसको। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल जो पहली बार इस क्लास के अंदर आए हैं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचता रहे, और आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा बेस्ट बन जाए। और पेपर 1 के अंदर, जब आपको एक बात बता देता हूं कि पेपर 1 ऑलमोस्टली हमारा कंप्लीट होने वाला है। मतलब कुछ आपके डीआई की क्लासेज रहती हैं और कुछ मैथ की क्लासेज रहती हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना मैंने पेपर 1 करवाया ना, इससे आप 80+ मार्क्स ले सकते हो। देखो, वो बात नहीं मैं करने वाला कि 100+ ले लेंगे, 99 ले लें। यार, कहने को तो बहुत कुछ होता है, जब सामने वाला बंदा पेपर डालता है ना, तो उस टाइम पता लगता है कि क्या है हमारा सच। ठीक है, या सामने वाले का सच जो बोल रहा था। तो यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल आपका एक क्या है, इंटरनेशनल ट्रेजरी
साइंड है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का क्या है आपका साइन फ्रेमवर्क लगा लो, जिसके अंदर जिसको एक्सटेंड किया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, जो 1992 वाली कन्वेंशन थी आपकी, उसको एक्सटेंड करके आपका बाद में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। इसके अंदर आपकी कुछ कमिटमेंट की जाती हैं कि जो आप लोगों ने ग्रीन हाउसेस गैसेस है ना, उसका जो एमिशंस है उसको कम से कम करना है, ठीक है। अब ग्रीन हाउसेस गैसेस आपकी कौन कौन सी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये आपका कब साइंड हुआ था, ये आपका 1997 में हुआ था, और जो कि आपका UNFCCC के ऊपर आया था, ठीक है। UNFCCC के ऊपर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर आया था। इसके अंदर आपकी ग्रीन हाउसेस जो गैसेस हैं उनके एमिशन को कम करना है, साथ ही साथ यहां पर अराइव्ड एट द साइंटिफिक जो आपका कंसेंस है, मतलब आपको एक तरीके की वैज्ञानिक सहमति का यूज करके क्लाइमेट चेंज करना है। मतलब जो इसके अंदर क्लाइमेट चेंज है ना आपका, उसके अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो चुकी हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपका क्योटो प्रोटोकॉल था, उसको लेकर के आए थे। मोस्ट वेलकम है सभी का क्लास के अंदर। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी है, ठीक है। गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून सभी को, ठीक है। तो क्लास को लाइक जरूर कर दें सभी बच्चे, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, ठीक है, क्लास को लाइक जरूर कर दें। अब देखो यहां पर जो आपका क्योटो वाला था, ये जो आपका ना क्योटो है, जो ये प्लेस कहां पर है आपका, ये जापान के अंदर है, ठीक है ना। जापान के कसाई क्षेत्र में एक आपका प्रांत, ठीक है ना, जो पहले का रीजन ऑफ द कसाई जापान के अंदर है, क्योटो जो आपका है। तो वहां पर ओवरऑल सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल को किसने अडॉप्ट किया था, जापान ने ही किया था, ठीक है। कंट्री ऑल ओवर द ग्लोबल कम्स, ये आपकी 1900 किसके अंदर 92 के अंदर आपकी पूरी की पूरी टुगेदरली काम कर रही थी, किसके अंडर, UNFCCC के अंडर। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपका जो आपका क्या था रियो समिट था, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ बातचीत की, डिस्कशन की, और इसको थोड़ा फॉरवर्ड किया गया कि भाई ऐसे तो हमारी जो चीज़ें हैं ना वहाँ वो काम नहीं करती, लेकिन जो आप लोगों का क्योटो प्रोटोकॉल है इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, कुछ एक तरीके से मान लो कि आपका जिस तरीके से आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जिसके अंदर डिप्रेशन की बात करी जा रही थी, उसी तरीके जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसके अंदर सबसे जो गहरी बात है, सबसे जो सोच विचार करने की बात है, वो आपकी ग्रीन हाउसेस गैसेस के ऊपर है। GHG जो एमिशंस है आपका, इसके ऊपर की बात है। अब ये एमिशन किसके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जो आपकी ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं उनके ऊपर रोक लगाने के लिए आपका क्योटो प्रोटोकॉल आया था। अब देखो जो आपका COP का मतलब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा इसका भी। देखो जो आपकी COP3 है, ठीक है, किसके वाली, जो आपकी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क CCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर। यहां पर आपका COP3 के अंदर अब पूछा जाएगा आपसे कि यूनाइटेड नेशन वाला UNFCCC की कौन से वाली COP के अंदर, मतलब कौन से वाली मीटिंग के अंदर आपका क्या किया गया था, मतलब आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको लेके आए थे हम लोग। हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज लगा लो, ठीक है। इसके बारे में आगे थोड़ा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर आपका कौन सा आया था, क्योटो प्रोटोकॉल आया था। COP3 के अंदर क्या आया था आपका बच्चे, गुड आफ्टरनून जी सभी को, क्योटो प्रोटोकॉल आपका आया था। अब यहां पर आपका देखा जाता है कि जो आपकी कमिटमेंट्स थी या रोड मैप था वो था टू लिमिटेड, आप लोगों ने लिमिटेड यूज करना है या
बिल्कुल ही रिड्यूस कर देना है। जो आपकी GHG आपकी गैसेज है, ग्रीन हाउसेज गैसेज है जो आपकी, उनके एमिशन के ऊपर आपको रोक लगाना है, या उनका जो एमिशन है, उनका जो यूजेज है, उसको धीरा करना है, मतलब कम से कम इसका यूज करना है। कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हुई है कामनी जायसवाल, अभी स्टार्ट हुई है क्लास, ठीक है। तो क्लास को लाइक शेयर कर दें सभी बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगी। हर एग्जाम में पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, ऐसी चीजें आपकी एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। यूपीएससी लेवल का एग्जाम है ना, उसके अंदर भी पूछा जाता है ये, ठीक है। मैं आपको यूपीएससी लेवल का पढ़ाऊंगा, तो नेट का लेवल तो बहुत ही कम होता है, यूपीएससी लेवल हाई होता है, उस टाइप का पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे अगर क्योटो प्रोटोकॉल से आ गया। अब क्योटो प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश आपका एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होता है डेवलपिंग कंट्री द रिड्यूस देयर ग्रीन हाउसेज एमिशन। मतलब मेन जो फंडा है इसका, सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया, इसको साइन कब किया गया था, 1997 में। किसकी कोप के अंदर आया था, किसकी जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो आपकी हुई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, उसकी कोप के अंदर आया था। इसके अंदर बोला क्या गया है कि आपका जो एमिशंस है किसका, ग्रीन हाउसेज गैसेस का, उसको कम से कम करना है, और साइंटिफिक कंसेंसन आप लोगों का, सहमति आपस में अच्छी खासी होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। नहीं तो कोई भी देश ये बोल देगा कि यार मैं तो ग्रीन हाउसेज गैस का यूज ही नहीं करता, सब कुछ दूसरे देश कर रहे हैं। और बीच में मैं आपको बताऊंगा भी, कुछ देश ना इस क्योटो प्रोटोकॉल के जो गाइडलाइंस थी, क्योंकि ये आपकी एक लीगली बाइंडिंग है, लीगल के अंदर काम करता है, मतलब आपको एक कानूनी रूप से दायित्व देता है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे आपका एक कानूनी बाध्य हो जाती है कोई चीज, मतलब लीगली बाइंडिंग कर देते हो, एक बिना लीगली बाइंडिंग होता है, तो उन दोनों चीजों में बहुत सारा फर्क होता है। लीगली बाइंडिंग मतलब जो काम आपने बोला है वो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो उसके ऊपर आपकी पेनल्टीज लगती हैं। और अगर आप बिना लीगली वाले में बाइंडिंग हो, अगर आपने कुछ कमिटमेंट कर दी है उसको पूरा नहीं करते, तो वहां पर आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये फर्क है, इसलिए इसको छोड़ छोड़ के भाग गए हैं कुछ देश। मैं बताऊंगा कौन कौन से देश हैं, ठीक है। तो यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल आपकी लीगली बाइंडिंग है, जो आपकी डेवलपमेंट कंट्री रिड्यूस करना है आपको, किसको, ग्रीन हाउसेज एमिशंस को। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल आपका फोर्स में आया था 16 फरवरी 2005 के अंदर, मतलब इसने पूरी की पूरी जो एंट्री थी आपकी कब मारी थी, 11 दिसंबर 1997 को इसके ऊपर मीटिंग हुई थी। लेकिन ये कब आया था, आया कब था ये आया था 16 फरवरी 2005 के अंदर। और इसकी रेटिफिकेशन मतलब सहमति कब जताई थी इंडिया ने, इसकी पुष्टि की थी 2002 में, लेकिन फोर्स में ये 2005 में आया था। देखो 3 डेट आपकी अब तक आ चुकी हैं। पहली डेट आपकी ये है कि आपका 11 दिसंबर 1997 में आया था ये, और दूसरी बात ये है कि कब था ये, 1992 के अंदर आपकी सीओपी की जो 3 वाली आपकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टीज के बीच में, वहां पर इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। अब देखो यहां पर यूएसए नेवर वाज द पार्ट। यूएसए वाले ज्यादातर ग्रीन हाउसेज गैसेस का यूज करते हैं, कोल वगैरह का यूज करते हैं, CO2 वगैरह उनमें से निकलता है बहुत सारी। मतलब यूएसए एक ऐसी कंट्री है, या कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का क्या करते हैं, एमिशंस करते हैं सबसे ज्यादा, मतलब निकालते हैं, धुआं वगैरह ज्यादा करते हैं कंट्रीज में। फिर भी उनकी कंट्रीज वगैरह सबसे ज्यादा साफ सुथरी रहती हैं तो भी, लेकिन वहां पर पोल्यूशन भी होता है। लेकिन उन लोगों ने जो आपके इक्विपमेंट होते हैं वो अच्छे इक्विपमेंट यूज करते हैं। अब यहां पर कनाडा ने भी 2012 में हाथ खड़े कर दिए और बोला कि भाई राम राम जी, मैं भी आपका क्योटो प्रोटोकॉल है बंद, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग था। जब लीगली बाइंडिंग होता तो बंदे को काम करने पड़ते हैं वो वाले, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका अमेरिका है वो इसका पार्ट नहीं है, और कनाडा ने भी हाथ जोड़ दिए 2012 के अंदर, ठीक है। कनाडा नंबर 1 है इस चीज के अंदर, हाँ मानता हूं मैं, लेकिन
हाँ 1900 बिल्कुल। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है, वैसे तो इसकी अगर मैं कॉन्फ्रेंस की COP की अगर मैं डेटें निकालूं तो बहुत सारी बनती हैं। इम्पोर्टेंट डेट आपको मैंने सारी नोट करवा दी हैं। फिर आपका करंटली 192 इसके अंदर क्या है, पार्टीज हैं। टोटल इसकी कितनी है, क्योटो प्रोटोकॉल की करंटली जो आपकी पार्टीज हैं 192, ठीक है। 192 इसके अंदर क्या है, टोटल पार्टीज हैं। उसके बाद देखो इसको कब लेके आए थे आपका, मैंने पहले ही बता दिया आपको, UNFCCC के अंडर इसको उसका एक्सटेंशन किया था। जो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कन्वेंशन थी आपकी, वो सिर्फ थोड़ा ही काम करती थी, सिर्फ वो प्रोटेक्शन के लिए बातचीत करती थी। लेकिन उसके अंदर वही बात है कि प्रोटेक्शन कैसे की जाए, किन किन चीजों से की जाए, वो चीज यहां पर इंक्लूड नहीं करते थे। क्योटो प्रोटोकॉल में वो सारी चीजें आपकी आई। अब क्योटो प्रोटोकॉल एक बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट, वही बात है जो मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पढ़ाई थी कि जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इनके बीच में एक बात है कि प्रिंसिपल आपका कॉमन रहेगा सभी के लिए। क्या कि हम लोगों ने ग्रीन हाउसेज जो गैसेज हैं उनका एमिशन कम से कम करना है। लेकिन यहां पर एक बात यह बोली गई है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट आपकी क्या रहने वाली है, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। अब एक देश है उसने बोला कि यार मैं तो GHG गैस का यूज करता नहीं, ग्रीन हाउसेज गैस का एमिशन मैं करता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे यार इसको सॉल्ट आउट करूं। आप लोग करो ना इसके ऊपर। तो हर देश की जो डिफरेंशिएट रूप से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बनती है। कीपिंग इन माइंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री एंड पॉपुलर, जो आपका क्या होता है यहां पर, मतलब एक तरीके की जो जिम्मेदारी है आपकी, किसकी, जो पोल्यूटेड करने वाली जो पेमेंट होती है ना, पेज होते हैं जो आपके प्रिंसिपल, उनके ऊपर काम करते हैं ये, ठीक है। इट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंट प्रोटोकॉल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आपका। तभी आपका किसके अंदर डाला हुआ है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। चैप्टर तो बहुत ज्यादा बनते हैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में देखा जाए, लेकिन एनटीए वालों ने टीचिंग के अकॉर्डिंग कि बच्चों को नॉलेज दी जा सके। अब आप कल को टीचर बनोगे तो क्या बताओगे बच्चों को कि कौन सा प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका, ये इंपॉर्टेंट है किन चीजों के लिए, कि आपका पोल्यूशन कम किया जाए। और एक टीचर की ड्यूटी होती है वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाए कि पर्यावरण को किस तरीके से अच्छा बनाना है, किस तरीके से अच्छा रखना है। इट इज द इंटरनेशनल ट्रेजरी टू रिड्यूस ग्रीन हाउसेज गैस एमिशन। क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाई टू द ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। तो 6 तरीके की आपकी गैसेज होती हैं यहां पर। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उसके बाद नाइट्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसके बाद आपकी है प्रेफ्लूकॉर्बन, ठीक है ना, सल्फर हेक्साइड, ठीक है ना, फ्लोरो ऑक्साइड। तो ये आपके 6 तरीके हैं, प्लीज इनको नोट कर लेना, आगे भी आएंगे। ये 6 तरीके की आपकी जो गैसेज है ना, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, मेन बातें जो मैंने पढ़ाई हैं, एक तो वहां से क्वेश्चन बनेगा आपका डेट वगैरह से, दूसरा क्वेश्चन यहां से पक्का क्वेश्चन बनता है आपका, एक क्वेश्चन 110%। या तो एनटीए वालों का फेवरेट टॉपिक है ये, या तो यहां पर ये पूछेंगे वो कि 6 गैसेज कौन कौन सी हैं, या वो ये पूछेंगे आपको ना 4 से 5 गैसेज के नाम दे देंगे और बोलेंगे कि कौन सी क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं आती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। ग्रीन हाउसेज गैसेज का इफेक्ट कम करना, बिल्कुल उसी के बारे में बोला गया है। अब देखो जो जापान था उसने सबसे पहले आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल था 11 दिसंबर 1997 के अंदर पहली बार उनके जो क्योटो के अंदर जो उनका देश है, ठीक है, कसाई, जापान कसाई, वहां पर आपका क्या किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मीटिंग की थी और जापान ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया था। दूसरी बात, क्योटो प्रोटोकॉल की फोर्स में आया था ये 16 फरवरी 2005 के अंदर, और इसको उस टाइम पर
84 कंट्रियों ने क्या किया था, सिग्नेटरी आपकी कंट्री थी, मतलब साइन करने वाली 84 कंट्री थी। लेकिन करंटली इसके 192 जो मेंबर हैं जिन्होंने इनको साइन कर चुके हैं या इसके अंडर काम कर रहे हैं। जो कंट्री आपकी नहीं आती जैसे कनाडा, ठीक है, अंडारो, ठीक है, उसके बाद यूएसए अमेरिका, ठीक है, उसके बाद सूडान, ठीक है, साउथ सूडान की अगर मैं बात करूं, कोई भी कंट्री आपकी क्योटो प्रोटोकॉल में इनमें से नहीं आती। और कनाडा कब गया था, 2012 में हाथ जोड़ के गया था कि मेरे से नहीं होगा भाई, आप लोग ही करो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इट इज द लीगली बाइंडिंग। क्यों? क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग था। ग्रीन हाउसेज गैस मोस्टली कोप 2 और 4 CH4, हाँ CO2 के साथ बनती हैं, ठीक है। और जो आपका मेन है आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्लास को लाइक शेयर कर दें भाई प्लीज, अपने फ्रेंड लोग के साथ लाइक शेयर नहीं करते हो आप लोग। यहां पर देखो, ओनली मेंबर ऑफ UNFCCC कैन बिकेम पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब जो जो मेंबर आपके पहले यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो क्लाइमेट जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करता हूं, वही सारे मेंबर आपके क्योटो प्रोटोकॉल के मेंबर हैं, ठीक है। ये बात यहां पर बोली गई है। क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्ट द थर्ड सेशन ऑफ द, थर्ड सेशन लगा लो या थर्ड क्या लगा सकते हो, जो आपकी क्या थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप थर्ड, ठीक है, कोप थर्ड इसको बोल देते हो। तो कोप थर्ड के अंदर आपका क्या है कि थर्ड कोप के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया था। बस ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा। उसके बाद टू मीट द टारगेट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल मेंबर कंट्री कैन नॉट इंक्लूड इंटरनेशनल शिपिंग एंड इंटरनेशनल एविएशन। यहां पर एक बहुत ही अच्छी बात बोली है इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये लीगली बाउंडिंग है, तो इसके अंदर जो रूल रेगुलेशन है, हाँ कर लो, कोप 3 नोट करो बच्चे, कोप 3 आपका नोट करना है कि जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन थी आपकी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो उसकी थर्ड मीटिंग के अंदर कोप 3 के अंदर आपका क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बातचीत की थी। नोट करो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टू मीट द टारगेट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल मेंबर कंट्री कैन नॉट इंक्लूड इंटरनेशनल शिपिंग, इसके अंदर नहीं इंक्लूड की जाती इंटरनेशनल एविएशन, ठीक है। मतलब ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर दो चीजें आपकी मेंशन नहीं की जाती, इंक्लूड नहीं की जाती। अब आपको पता है कि 6 तरीके की जो गैसेज हैं उनका आप लोगों ने रिडक्शन करना है, ठीक है ना। हाँ मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो मनीष, मैं कर दूंगा इसकी PDF। अब दो चीजें आपकी इंक्लूड नहीं की जाती, एक तो आपकी इंटरनेशनल शिपिंग और एक एविएशन, मतलब जो विमान होते हैं, जहाज वगैरह, उनको इंक्लूड यहां पर नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उससे आपका जो मतलब टोटल जो आवाजाही है एक दूसरे देशों के अंदर, वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो हम ऐसा तो नहीं चाहते कि हमारा दूसरे देश से लिंक खत्म हो जाए, चाहे हम लोग वहां पर पिकनिक पे ही जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम लोग दूसरे देशों के साथ कोई भी नाता तोड़ें जहां पर हमारा काम अच्छा चल रहा है। तो दो चीजें आपकी हैं। तो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल में दो चीजें आपकी इंक्लूड नहीं होती, एक इंटरनेशनल शिपिंग, दूसरा इंटरनेशनल एविएशन। मतलब जो जहाज आपका उड़ता है, विमान होता है, अंतरराष्ट्रीय विमान और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग है। वैसे दूसरे वाली शिपिंग है जो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग नहीं है, उसको बंद किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल वाली जो आपकी हैं उनको कोई भी बंद नहीं करवा सकता। अब यहां पर कंट्री कैन बी यूज LU एंड LUC, यहां पर दो चीजें आपकी यहां पर यूज करने को मिलती है। मतलब ये चीजें आप यूज कर सकते हो, एक लैंड यूज कर सकते हो, लैंड यूज चेंज की बात करते हैं। मतलब आपको टारगेट पूरा करने के लिए आप LU और LU चेंज, मतलब अपना लैंड यूज कर सकते हो, कंट्रियों का अपने लैंड को चेंज कर सकते हो। ये बात यहां पर बच्चे बोलेगी है। द ऑफिशियल मीटिंग ऑफ ऑल कंट्री एसोसिएटेड विद द क्योटो प्रोटोकॉल इज कॉल्ड द कोप। मतलब आप ये बोल सकते हो कि हाँ, इंटरनेशनल शिपिंग और इंटरनेशनल एविएशन की बात करते हैं। अब यहां पर सारे के सारे जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, अब वो जब एक जगह पर मिलती हैं, देखो एक जगह पर मिलकर के
को जो आपकी क्योटो प्रोटोकॉल की मीटिंग होती है ना, वो ऑफिशियल हो, वो मीटिंग आपकी क्या हो, ऑफिशियल हो, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोप की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या कहा जाता है उसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उसको कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि यहां पर आपकी जो मीटिंग करके बैठती है, अब ऑफिशियल मीटिंग होनी चाहिए, वैसी मीटिंग नहीं होनी चाहिए कि आपने तीर तुक्का चला दिया, नहीं, मीटिंग आपकी ऐसी हो कि जिसके अंदर ऑफिशियल वर्क आप कर रहे हो, किसका, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, तो उसके बारे में यहां पर आपका बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता यहां पर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, इंडिया वाज एग्जम्प्टेड फ्रॉम लीगल बाइंडिंग कमिटमेंट ऑन ग्रीन हाउसिंग, और इंडिया वालों ने तो छूट मांग रखी है किस बात की। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना ये, यहां से क्वेश्चन कि क्योटो प्रोटोकॉल में इंडिया है वो लीगली बाइंडिंग है या नहीं है, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसके लिए आप क्या बोलोगे। देखो पहले ये लीगली बाइंडिंग मैंने पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, लीगली बाइंडिंग है तो उसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि यह लीगली बाइंडिंग इंडिया के लिए नहीं है, इंडिया ने यहां से क्या कर रखी है, लीगली बाइंडिंग से एग्जम्पशन ले रखी है, कमिटमेंट कर रखी है। देखो कमिटमेंट तो इंडिया ने की है कि आपको क्या करना है, वर्क करना है इस चीज के ऊपर, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं किस चीज की, कि इंडिया ने अपना पूरे का पूरा जो सिस्टम है उनसे क्या कर रखा है, एग्जम्प्ट ले रखा है। तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखने वाली आपको मिलेगी। अब आगे बात करते हैं कि इंडियन एम्फेसाइज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट नेशन कंसर्निंग द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर भारत ने जो आपकी जलवायु है या आपका क्लाइमेट चेंज है उसकी कार्रवाई का जिम्मेवारी है जो आपकी, उसके ऊपर ध्यान दिया है। ठीक है, इंडिया वाले ध्यान दे रहे हैं इस चीज के ऊपर, नहीं तो इंडिया वाले भी कब के छोड़ जाते इस चीज को, लेकिन इंडिया वाले इस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इंडिया सक्सेसफुली डिफेंडेड इट ऑब्लिगेशन सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वाइल, यहां पर अगर मैं बोलूं कि इंडिया ने अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक ध्यान से जो अनुबंध उन्होंने किया था, चाहे वो लीगली था चाहे लीगली बाइंडिंग नहीं था, उन्होंने ध्यानपूर्वक अपने कामों को यहां पर किया है। और ग्रीन हाउसेस गैसेस के लिए जो भी अपनी क्या थी, क्लाइमेट चेंज ऑफ पेरिस अभी हुआ था मोदी, हाँ वो भी आपको करवाऊंगा ना, पेरिस जो एग्रीमेंट है वो भी होगा, क्लाइमेट चेंज वाला भी होगा। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ग्रीन हाउसेज जो एमिशन है उसके लिए जो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है नक्सर 1 कैटेगरी के अंदर, उसको भी पूरा किया है इंडिया ने। अब इंडिया के द्वारा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की जा रही है। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, देखो, द टारगेट ऑफ फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, ये सबसे बढ़िया टारगेट था। इसके अलावा और भी चीजें आएंगी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो 6 टाइप की जो गैसेज है, ग्रीन हाउसेज गैसेज है, इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इनके ऊपर क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा कि आपको ये सबसे ज्यादा कम करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CH4 मीथेन की बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं N2O की, ठीक है, नाइट्रो ऑक्साइड की। फिर आपकी बात करते हैं HFC, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये किसके अंदर थी कल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर थी। इंडिया ने पार्ट किया है या नहीं, मतलब इंडिया पार्ट करेगी ना, मेंबर कंट्रियां सारी ही पार्ट करती हैं। ऑफिशियल जो आपकी क्या होती है, जो ऑफिशियल मीटिंग होती है ना बच्चे, उसके अंदर सारी की सारी जितनी भी आपकी मेंबर कंट्रियां होती हैं ना, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करें चाहे कुछ करें, उनका प्रेजेंट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये आपका फ्लोरोफोरकार्बन की बात करता है। ठीक है, उसके बाद किसकी बात करता है यहां पर, जो आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, SF6। इनके शॉर्ट फॉर्म में भी नाम प्लीज याद कर लेना, बहुत ही जरूरी है। ये शॉर्ट फॉर्म में CO2 की बात करता है, CH4 की बात करता है, N2O की बात करता है, HFCS की बात करता है, PFCS की बात करता है, SF6 की बात करते हैं। तो सभी बच्चे इनको याद जरूर कर लेना। अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कुछ आपके मेन गोल भी थे। कौन कौन से मेन गोल थे, पहली बात तो आपको पता ही है कि ग्रीन हाउसेज गैस वाला तो मेन फंडा है, उसी को कम करने के लिए आपका क्या बनाया गया, क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल
के अंदर जो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रेजरी के रूप में काम करता है। द गोल ऑफ, इसका गोल क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेज। ग्रीन हाउसेज गैसेज है, उनके स्तर को स्टेबलाइज करना है कि इससे ऊपर हम लोगों को जाना नहीं है। अगर इससे ऊपर गए तो आपका एटमॉस्फेयर है ना, उसकी जो प्रिवेंशन है, मतलब वो डेंजर रूप से मतलब खतरे में आ जाएगा। अब खतरे में कैसा आएगा? जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आपका जो ओजोन परत है उसके अंदर छेद हो रहा है, उसी तरीके बहुत सारी और भी प्रॉब्लम आपकी बढ़ती हैं। और यहां पर जो मेन प्रॉब्लम मानी जाती थी वो कौन सी मानी जाती थी? ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करना है आप लोगों ने। क्योटो प्रोटोकॉल आपका ऑपरेशनलाइज द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज बाय द कमिटिंग, यहां पर आपकी की जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री एंड इकोनॉमिकल इन ट्रांजैक्शंस टू लिमिट एंड रिड्यूस द, मतलब आप लोगों का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम है आपका, उसके अंदर भी जो इकोनॉमिकल जो आपके ट्रांजिशन होते हैं, जितना भी आप काम करते हो, औद्योगिकरण है जो आपके देश का, जितना भी आप इंडस्ट्रियल एरिया, उसके अंदर आप लोगों ने ग्रीन हाउसेज गैसेस को कम से कम यूज करना है, उनका एमिशन। ठीक है ना, ये बात। और एक टारगेट रखना है कि भाई मैंने तो सिर्फ इतना ही यूज करना है। ठीक है, इतना ही क्या करना है? मैंने यूज करना है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये आपका इंटरनेशनल लेवल का एग्रीमेंट है। एम्स टू द मैनेज, ये मैनेज करता है किसको? रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका होता है उसकी एमिशन को एंड ग्रीन हाउसेज गैस के एमिशन को। उसके बाद देखो इसके कुछ और गोल हैं। ये गोल है कि ये फाइट करता है ग्लोबल वार्मिंग बाय द रिड्यूसिंग ग्रीन हाउसेज गैसेज कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर टू अ लेवल। यहां पर आपका वही सिस्टम है जो मैंने आपको पहले बताया, तो इसको याद जरूर करना है सभी बच्चों ने कि इसके जो मेन गोल है वो आपके गोल हैं कि ग्रीन हाउसेज गैसेस को कम करना है, एटमॉस्फेयर को प्रिवेंट करना है, डेंजर जो आपका एंथ्रोजेनिक इन्फ्लुएंस। अब एक बात मुझे बताओ, एंथ्रोपोजेनिक जो इंटरफेरेंस होता है वो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि जो ह्यूमन मेड जो चीजें होती हैं ना, ह्यूमन मेड जो गैसेज होती हैं, उनसे प्रिवेंट करना है। वो बहुत ही डेंजर होता है। मतलब एक बंदे के द्वारा जो गैसेज वगैरह बनाई जाती हैं, तैयार की जाती है ना, वो सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। मतलब एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट की दूसरी गैसों के साथ मिलकर के एक मनुष्य के द्वारा जो गैस बनाई जाती है या मनुष्य के द्वारा जो काम किए जाते हैं, वो इंटरवेंशन को कम करना है, प्रिवेंट करना है, ताकि क्लाइमेट सिस्टम को सही किया जा सके। अब क्योटो प्रोटोकॉल एम है कट एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउसेज गैसेज अक्रॉस द डेवलपमेंट वर्ल्ड, मतलब 5% आपको 2012 तक कम करनी थी। ये तो अब पुराना है, इसके बदले में नई नई चीजें आपकी आ चुकी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द प्रोटोकॉल इज बेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉमन। ये मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है कि हर बंदे को डिफरेंट रूप से उसकी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। ये वाला क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योंकि जो कंट्री कम यूज करती है ग्रीन हाउसेज गैसेस का, उनको क्यों फोर्स किया जाए? क्योंकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं है ना। तो वही बात यहां पर बोली गई है। और ये एक ओनली ग्लोबल ट्रेजरी विद द बाइंडिंग लिमिटेड ग्रीन हाउसेज एमिशन की यहां पर बात की जाती है। ओके, बढ़िया बात है, याद होगी तो आपको। उसके बाद देखो, वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश करता है ये आपका। अब ना मैकेनिज्म्स हैं कुछ इसके क्योटो प्रोटोकॉल के, ना कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो आपके सामने यहां पर ना फ्लेक्सिबल मार्केटिंग मैकेनिज्म की बात करता है, विच आर द बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग ऑफ द एमिशन परमिट की बात करता है। अंडर द प्रोटोकॉल कंट्री मस्ट बी देयर ट्रेड प्राइमरी थ्रू द नेशनल मेजरमेंट की बात करता है। और साथ ही साथ प्रोटोकॉल आल्सो ऑफर दैट एडिशनल मीन टू मीट द, मैं आपको पढ़ाता हूं आपके कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहला जो बच्चे मैकेनिज्म आपका होता है वो होता है इंटरनेशनल जो एमिशन ट्रेडिंग की बात करता है कि आप लोगों को क्या करना है, यहां पर कम से कम यूज करना है इंटरनेशनल लेवल पे। एमिशन ट्रेडिंग अलाउ आपको कंट्रीज के अंदर कम से कम करनी है। मतलब ये है कि जितने भी देश हैं वो आपस के अंदर हाँ CO2 CF है, CO2, हाँ बिल्कुल बिल्कुल SCF है,
S6CF है, हाँ जो भी आपका SF6 ये वाली, ठीक है ना। अब यहां पर देखो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि जो आपकी कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा आपको सेल नहीं करनी, मतलब अमीशन नहीं करना उससे ज़्यादा कैपेसिटी से, मतलब जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं, जो आप लोगों ने काम कर रखा है उसको ईमानदारी से निभाना है, ठीक है। साथ ही साथ न्यू कमोडिटी वाज अ क्रिएटिंग इन द फॉर्म ऑफ अमीशन रिड्यूसिंग एंड, जो नई नई वस्तुएं बनाते हो ना उस वस्तुओं को भी इस तरीके से बनाओ ताकि जो भी आजकल आपको पता है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो बहुत ही सस्ती हैं, चाहे मर्सिडीज है चाहे कोई भी है, जो आपकी 20-20 लाख की गाड़ियां वो 3-3 लाख में बिक रही हैं आजकल। क्यों हो रहा है ऐसा? और बिल्कुल साफ और ओरिजिनल पेंट के साथ सब कुछ अच्छे वाला है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि इनकी जो पासिंग है वो बंद कर दी गई है। पासिंग किस लिए बंद करी जाती है बच्चे? ताकि नए, जैसे आजकल आपकी ना बैटरी वाली इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियां वगैरह चलने लगी हैं, स्कूटी वगैरह इलेक्ट्रिकल चल रही, क्यों चल रही हैं भाई? क्योंकि आप लोगों के कुछ नियम हैं जिनके अंदर आपको लीगली बाइंडिंग रहना पड़ता है और उन टारगेट को आपको पूरा करके रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रिंसिपल ग्रीन हाउसेज गैसेज, ठीक है, ऑफ्टेन, इसको ज्यादा यूज किया जाता है कि जो व्यापार के अंदर ज्यादा से ज्यादा किसको यूज करते हो आप लोग, इसके व्यापार को कम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रिंसिपल गैस है आपकी, ग्रीन हाउसेज गैस है, CO2 आपकी क्या है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउसेज गैसेस के रूप में मिलती है आपको। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं। क्लीन डेवलपमेंट का मतलब है, इसकी ना फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ICET, ठीक है, IET की बात करते हैं। और इसकी बात करते हैं CDM की। CDM क्या होता है आपका? जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, मतलब आपको ऐसा सिस्टम बनाना है जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल्स का यूज करके यहां से आपको एनर्जी लेनी है, CO2 का यूज नहीं करना, ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेड होता है, आपका वातावरण पोल्यूटेड होता है ना। आप क्या यूज करते हो बिजली बनाने के लिए? कोला। और कोला आपको पता है कि सबसे ज्यादा हीट पैदा करता है इस संसार के अंदर, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो जितना हीट पैदा करती है। कोला तो मतलब सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है और हीटिंग भी पैदा करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ती है। तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है। अब यहां पर ना एक चीज बोली गई है इन्होंने, कौन से इंस्ट्रूमेंटों? CER। इसका क्या मतलब होता है सर जी? अब CER का मतलब होता है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, ठीक है। मतलब जो सर्टिफाइड हो, अप्रूव्ड हो, स्टैंडर्डाइज हो, ठीक है। कैसे? किसके द्वारा? इसके द्वारा, ठीक है। सर इसको रिपीट कर दो एक बार। किसको रिपीट करना है मैक? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को या इसको? इसके अंदर यह बोला है कि आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रेडिंग है उसको कम से कम करना है, ठीक है। और इसके अंदर यह बोला है कि आपको क्लीन सिस्टम मैकेनिज्म यूज करना है, जिससे गैस है जो आपकी, जो कौन कौन सी गैसेज हैं, जो 6 गैसेज हैं आपकी, जो आपकी किसके अंदर आती हैं? क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आती हैं, जिनको आप लोगों ने रिड्यूस करना है, जिसके एमिशन को वो आप कम से कम यूज करो। तो यहां पर मोर एंड मोर एनर्जी आपको सोलर पैनल से लेनी है, इंस्टॉल करना है इस चीजों को। बिजली जैसे आप बना रहे हो तो बॉयलर वगैरह का यूज करो, ठीक है, अच्छी चीजों का यूज करो, ठीक है। आप लोगों को CDM के बारे में, हाँ वही बता रहा हूं ना मैं, मतलब ग्लोबल लेवल के ऊपर आपने ऐसा काम करना है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर क्रेडिट दे, आपको इन्वायरमेंट को सही रखे, ठीक है, स्टेबलाइजेशन रखे इन्वायरमेंट का। और यहां पर CER जो सर्टिफाइड एमिशन रिड्यूस वाली चीजें हैं ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आप लोगों ने ऑफसेट करना है, ऐसे वाली चीजों को आप लोगों ने यहां पर ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। अब यहां पर ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन की बात करता है, मतलब आप लोगों ने अगर काम करना है ना तो कुछ देश आपस में मिलकर के भी इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, ज्वाइंटली वर्क करना है आप लोगों को। मतलब जो पार्टीज हैं आपकी क्योटो प्रोटोकॉल की, जो पार्टीज हैं वो आपस के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर
ट्रांसफर कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है। ये वाली चीजें आपकी जो कम करती हैं किसको, एमिशंस को, CO2 को कम करती हैं, या जो आपका एमिशन रिड्यूस यूनिट होती हैं उनका ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यूज करना है। और ऐसा काम करने के लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टीज हैं वो आपस के अंदर मिलकर भी क्या कर सकती हैं, वर्क कर सकती हैं। अब मेजर कुछ सजेशन आपके दिए गए थे, कहां पर दिए गए थे, क्योटो प्रोटोकॉल के आर्टिकल 2 के अंदर दिए गए हैं बच्चे। तो कौन कौन से हैं, एनहेंस द एनर्जी एफिशिएंसी, आपको एनहेंस करनी है, अच्छी वाली चीजें बताई गई हैं। सजेशन ऐसा करना है आपको जो आपका क्या हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट करे हर चीज को। सजेशन हमेशा आपके क्या होते हैं, सही वाले होते हैं बच्चे। तो सही वाले सजेशन ये हैं, एनहेंसिंग ऑफ सिंक्स एंड, मतलब आप लोगों को जो ग्रीन हाउसेज गैसेज है थ्रू द सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब पूरे का पूरा जो आपका फॉरेस्ट सिस्टम है, मतलब मेन बात यहां पर अगर बोली जाए, आप पेड़ पौधे, आपको बोला जाता है कि पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे क्यों लगाते हो बताओ, जो पेड़ पौधे आपके होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि आपको ऑक्सीजन मिले। और पेड़ पौधे जितना ज्यादा लगाओगे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पैदा होगी। ऑक्सीजन की मात्रा जब ज्यादा पैदा होगी तो आप वहां से क्या कर पाते हो, आप पूरी की पूरी जो दूसरी गैसेज है उनके प्रभाव को कम कर पाते हो। साथ ही साथ टाइम पर क्या आती रहती है, बारिश आती रहती है, जो हीटिंग का इशू है वो कम होता रहता है। तो आपको ग्रीन हाउसेज को सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट से, आफ्रेस्टेशन से, रीफॉरेस्टेशन से आपको क्या करना है, इसको कम करना है। प्रमोट करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि आपको पेस्टिसाइड अच्छे वाले यूज करने हैं, बेकार वाले जो आपकी मिट्टी को खराब करते हैं वैसी चीजें आपको यूज नहीं करनी, और खाद वगैरह आपको ज्यादा यूज नहीं करनी, सारा कुछ ऐसा यूज करना है। अब खाद यूज करोगे मिट्टी के अंदर गिरेगी, मिट्टी के अंदर गिरेगी, क्या होगा, जब आप पानी लगाओगे तो कुछ कंटेनमेंट्स बन जाते हैं उनके, या वो मिक्स होकर के क्या होती हैं, जब सूरज की किरणें उसके ऊपर आती हैं और गैसेज के अंदर जाकर के वो मिल जाती हैं, जिससे क्या हो जाती हैं, आपका वायु प्रदूषण होता है और जिससे आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। हमें पता नहीं लगता। पेस्टिसाइड है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, इसके द्वारा ही ह्यूमन बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो खराब होता है, आपकी जो आंखें हैं वो खराब होती हैं। जब इसकी गैस उठ के कहां जाती है, वातावरण में जाती है, तो तभी आपको सबसे ज्यादा जो ईचिंग की प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, कार्बन जो सीक्वेंट स्टेट रिड्यूस करना है, मतलब आपको नई चीज लेके आनी है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, ठीक है, मतलब इसको छोड़ के आप नए मतलब कोई डेवलपमेंट करोगे नई चीज का, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करोगे, रिड्यूस करोगे आप जो आपके रिमूवल फिजिकल जो आपके इंसेंटिव्स होते हैं फॉर द ग्रीन हाउसेज एमिशन। मतलब मेन बात इन्होंने ये बोल दी, देखो फिजिकल पॉलिसी के बारे में पता है आपको, फिजिकल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, और गवर्नमेंट ऐसे प्लांट के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं करेगी जो ग्रीन हाउसेज गैस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ऐसे इंसेंटिव्स आपको नहीं लेने हैं, इनिशिएटिव्स आपको नहीं लेने हैं जो ग्रीन हाउसेज गैसेस के ऊपर ज्यादा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब रिड्यूस करते हैं एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउसेज गैसेस। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो भी इसके ऊपर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अब यहां पर जो चीजें आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर मेंशन नहीं थी वो वाली आपकी कहां पर मेंशन थी, वो वाली सारी की सारी आपकी मेंशन है ग्रीन हाउसेज गैसेस के अंदर मेंशन कर रखी है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं आप सभी बच्चों से जो कल वाली क्लास में नहीं आए थे या आए थे, मुझे ये बताओ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कब आया था, पता है किसी को याद है? जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका कब आया था? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर एक बात तो पक्की है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका पहले आया था। किससे पहले आया था? क्योटो प्रोटोकॉल से। अब क्योटो प्रोटोकॉल आपका कब आया था बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, 16 सितंबर 1987, ठीक है, 87 के अंदर, ठीक है।
तो ये आपका मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब आया? वो आपका 1997 के अंदर आया, जिसके अंदर आपकी मतलब जो गैसेस वगैरह हैं उसके बारे में आपको बताया गया। तो मतलब जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर कोई भी चीज़ें नहीं बोली थी, उसके अंदर तो सिर्फ बोला जाता था कि आपको जो मैन मेड सब्सटेंस वगैरह हैं उनको कम करना है, जो गैसेस बनती हैं। लेकिन ये जो आपका 97 के अंदर आया था क्योटो प्रोटोकॉल, 11 दिसंबर 97 के अंदर आया जो आपका, इसके अंदर सारी डिटेल के अंदर आपको बातचीत की गई है। तो ये भी आपका एक मेजर सजेशन के रूप में है, जिससे आप क्या करते हो, लिमिटेटिंग करते हो। मीथेन जो आपकी होती है उसको सबसे कम करना है आपको। मीथेन भी बहुत ही ज्यादा घातक चीज है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट को आपको अच्छा करना है। मीथेन कहां से निकलती है बच्चे? वेस्ट मैनेजमेंट से निकलती है, ठीक है। जो आप लोग फेंक देते हो, कूड़ा करकट फेंकते हो ना, उससे जब बारिश का पानी लगता है और बहुत सारी चीजें हैं, उनसे फिर मीथेन तैयार होती है। अब यहां पर ना कुछ आपके पार्टीज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल दिए गए हैं। यहां पर एनेक्सर 1 के अंदर है, एनेक्सर 1 के अंदर ये बोला गया है कि डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज अलोंग विद द इकोनॉमिकल ट्रांजिस्टर, जो आपकी सर्वेंट मेंबर आपके हैं ना यहाँ पर, उन सभी के लिए बोला गया है कि आप लोग यहाँ पर एनेक्सर 1 के अंदर काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एनेक्सर 2 के अंदर बोला गया कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर द इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्री हैं, वो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगी। बी के अंदर क्या बोला गया है कि जो ए के अंदर कंट्री आपकी स्पेसिफिक ग्रीन हाउसेज गैसेस के बारे में टारगेट रखती हैं। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की बात यहाँ पर की जाती है। फर्स्ट एंड सेकंड फेज इसका आया कब था उसके बारे में सुन लो थोड़ा, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना। जो क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट फेज है वो आपका 2005 से लेकर 2012 तक का चला था, जिसके अंदर आप लोगों का क्या काम था? जिसके अंदर टारगेट था कटिंग करना था आपको एमिशंस को 5%, ठीक है। जिसका टारगेट क्या था कि आपको सारी गैसेस को 5% तक का रिड्यूस करना है। 5% तक क्या करना है? रिड्यूस करना है। लिख लो, मजाक मत मानो इस क्लास को। ये क्लास आपको कोई इतना डिटेल में पढ़ाएगा यूट्यूब पे तो मिलेगी भी नहीं। सारी क्लासेस ऐसी आपको पेड में देंगी, ठीक है। ये तो थोड़ा मैंने बोला कि चलो बच्चों का हो जाएगा, कुछ चैप्टर आपको पढ़ा देता हूं मैं अच्छे से, ठीक है। सारे बाकी जितनी भी क्लासेज आप देखोगे ना, वो सारी की सारी आपको अच्छी मिलने वाली हैं। जीआरएफ करना है तो जुड़े रहो, बस मैं ये बोलता हूँ। जीआरएफ करना है तो आपका जीआरएफ है तो अपनी क्लासेज से हो जाएगा पक्का 110%, ठीक है। उसके बाद यहां पर नॉन एनेक्सर 1 के अंदर क्या बोला गया? पार्टीज जो आपकी 1992 के अंदर थी ना, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करता है, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करता है। अब दूसरा टारगेट इसका कब आया था? दूसरे के बारे में, ये फेज 1 की बात थी 2005 से 2012 तक, जहां पर टारगेट था 5%, जितनी 6 की 6 गैसेज है उनको कम करना है आपको, ठीक है। उसके बाद फेज नंबर 2 आपका था 2013 से 2020 तक। इस फेज के अंदर, इस सेकंड फेज के अंदर, अभी फेज तीसरा चल रहा है इसका, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरे फेज के अंदर आपका रिडक्शन करना था 18%। जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, इंडस्ट्रियलाइज एरिया जो आपका होता है ना, वहां पर आपकी जितने भी 18% इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एमिशन को कम से कम करना है। क्या करना है? जो आपकी GHG एमिशंस है उसको 18% तक आप लोगों को क्या करना है? कम करना है, ठीक है। और लास्ट वाला आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर अगर मैं बोलूं तो LDC की बात करता है कि 49 ऐसी लिमिटेड एबिलिटी वाली कमबैक कर रही हैं, जो आपकी कम्बैट कर रही हैं किसके साथ? जो क्लाइमेट चेंज के साथ है। 49 कंट्रीज ऐसी हैं अभी पार्टीज मेंबर हैं जो लड़ रही हैं किसके साथ? क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो मेंबर पार्टीज हैं 49 ऐसे हैं जो क्लाइमेट चेंज के साथ अभी भी जूझ रहे हैं, उनको ठीक करने की बातचीत कर रहे हैं। अब अचीवमेंट क्या क्या है इसके? अब देखो, अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो अचीवमेंट के अंदर आपका क्या है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको पेरिस एग्रीमेंट जो किसके अंडर चला है, वो भी आपका UNFCCC के अंडर आया था, और ये भी क्योटो प्रोटोकॉल भी इसके अंडर है। मतलब वो उसकी कन्वेंशन आपकी कितने वाली है? पेरिस एग्रीमेंट वाला कितने वाली कन्वेंशन है पता है किसी को? कि पेरिस जो आपका एग्रीमेंट है वो कितने नंबर का कोप है? कितने नंबर का कोप है पता है किसी को? कोप नंबर 21, ठीक है। कोप नंबर कितना है?
21। और ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, ये कोप 3 थी, क्योटो प्रोटोकॉल कोप 3 थी। और कोप 21 है, वो कौन से वाली है बच्चे, वो आपकी पेरिस एग्रीमेंट वाली है। और तब इसके अंदर मतलब जब आगे पढ़ाऊंगा ना आपको इसको डिटेल में, तो इसके अंदर आपको पेरिस एग्रीमेंट भी करवाऊंगा। तो पेरिस एग्रीमेंट आपका 12 दिसंबर को हुआ था, ड्राफ्टेड वगैरह 2015 में आया था और 16 में उसने इफेक्ट लिया था। 4 नवंबर 2016 के आसपास उसको क्या किया गया था, पूरे का पूरा जो साइन किया गया था या इफेक्ट के अंदर आया था, 22 अप्रैल 2016 में उसको साइन किया गया था। 4 नवंबर 2016 के अंदर उसने इफेक्ट के अंदर आया था। 30 नवंबर 2015 में 30 नवंबर और 12 दिसंबर के बीच बीच में उसका 2015 में ड्राफ्ट आया था। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपको बात बताऊं कि आपका 2015 के अंदर इसने अच्छा काम किया आगे जाके, जो क्योटो प्रोटोकॉल था, उसके बाद इसके कुछ इंसेंटिव थे जिसके द्वारा क्लाइमेट चेंज के लिए लोगों को अवेयरनेस दी जाती थी। हाई टू डे देन द 1990 से लेकर अब तक अच्छा माना गया कि इसने अच्छी अवेयरनेस दी है, इसके लिए इसको थैंक्स बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं आगे कि आजकल इसके लिए अवेयरनेस के साथ साथ आपका ड्रामामेटिकल एक्सपेंशन भी इसके लिए किया जाता है। हर एक 2 साल के बाद इसको डिकेट्स किया जाता है इस चीज़ के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा रोल निभाता है। नाटकीय रूप में आप हर चीज़ को बताते हो, वैज्ञानिक रूप से लोगों को जागरूक करते हो। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि आपका ना यहाँ पर नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करते हैं, जो नैरोबी वर्क प्रोग्राम के अंडर आपका बनाया गया था। मतलब नैरोबी कार्यक्रम के अंडर इसको बनाया गया था, जो कि आपको एनेबल करता है कि कौन कौन से प्रोग्राम है किस किस नेशन को अडॉप्ट करने। इसका मतलब क्या होता है कि हर देश को, जो आपके क्योटो प्रोटोकॉल के मेंबर थे ना, उसके लिए आपका एक इनिशिएटिव अचीवमेंट है कि इसने सारे नेशंस को बताया कि भाई तूने ये प्रोग्राम लगाना है, तूने ये लगाना है, तभी तेरा जो एमिशन है वो कम हो पाएगा। साथ ही साथ जो मैंने कुछ मैकेनिज्म बताए थे आपको क्लीन डेवलपमेंट का, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया। उसके लिए इसको क्या मिला है, क्रिएट द नोवल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटजी यूज की है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का यूज करके। ठीक है, मतलब ये बहुत ही अच्छा तंत्र इसने बनाया है। ठीक है, स्वास्थ्य विकास तंत्र के बारे में बातचीत करता है। उसके बाद आगे इसने क्या किया, नेशनल गवर्नमेंट, ये वही बात है कि आप लोग कोलैबोरेट करके टेक्नोलॉजी को एक दूसरे लोगों के साथ, एक दूसरी कंट्री के साथ आप शेयर कर सकते हो, जिससे क्या होगा, बेहतर तरीके से आप जो क्योटो प्रोटोकॉल के नियम है उसको फॉलो कर पाओगे और अच्छे से अचीवमेंट कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक और है कि ये फ्रेमवर्क ऐसा प्रिवेंट करता है जिसमें आपको फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एंड जो आपका नेगोशिएशंस एंड ग्लोबल अलायंसेस की बात करता है, वो सारी चीज़ें आपस के अंदर मिलकर के सारी पार्टीज कंपैटिंग करती हैं क्लाइमेट चेंज के साथ। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके कुछ फेलियर्स भी होते हैं, जिसके कुछ अच्छे काम होते हैं, उसके कुछ फेलियर्स भी होते हैं। अब कौन कौन से फेलियर्स हैं यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका नॉन इंक्लूसिव होता है। नॉन इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ये ऑटोमोबाइल, जो मोबाइल्स इंजन होते हैं आपके, ऑटोमेटिक इंजन्स वगैरह हैं, जो आपके जो कंजप्शन बेस्ड पावर होते हैं, प्लांट होते हैं, वो इन्वायरमेंट के एयर को मतलब हाईली क्या करते हैं, हार्मफुल करते हैं। तो उन चीज़ों को ये क्या करता है, रोकता नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर कोई रोक नहीं लगाता या उनके लिए कोई भी नया सिस्टम लागू नहीं करता। ये कई चीज़ों के अंदर, जैसे इसने बोला ना स्टार्टिंग के अंदर कि इंटरनेशनल लेवल की आपकी शिपिंग और एविएशन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ें आपकी क्या करती हैं, जहाँ पर ये इंक्लूसिव करता है, नॉन इंक्लूसिव चीज़ों के ऊपर ये कई बार, तो वो वाली चीज़ें आपकी यहाँ पर क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। जो चीज़ें आप छोड़ रहे हो, इस प्रोटोकॉल के अंदर नहीं इंक्लूड कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है। उसके बाद द पीस ऑफ चेंज इज स्लो, मतलब इसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज वाला सिस्टम है ना, जो आपका 2005 की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के अंदर हुआ था, तो इसकी जो गति है ना बहुत ही ज़्यादा धीमी है। मतलब इसके अंदर जितने काम किए जा रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे से टाइमली जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसको सही करने में फेल होते जा रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या है आपका, प्रिवेंटिंग वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट
मतलब यहाँ पर आपका एक ओब्लिगेशन दिया जाता है दुनिया के अंदर, जो मीटर्स करता है आपको किस बात के लिए कि आप लोगों ने इमिशन को कम करना है। लेकिन फिर भी आपका क्या होता जा रहा है, इतने बड़ा कन्वेंशन होने के बावजूद भी ये काम बहुत ही ज़्यादा स्लो करती है। उसके बाद अनअचीवेबल ऑब्जेक्टिव, आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, अनअचीवेबल क्या रखते हो, मतलब अपने टारगेट हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं अनअचीवेबल होते हैं। यहां पर बोला है द वर्ल्ड वार्म बाय द राउंडली 1 डिग्री सेल्सियस आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पेरिस कंट्रीब्यूशन विल बी नॉट द इनफ द मेंटेन टेम्परेचर 2 सेल्सियस। मतलब इन्होंने ये बोला कि औद्योगिकरण के बाद की दुनिया में लगभग 1 सेल्सियस गर्मी हो गई है, ज्यादा बढ़ गई है, और पेरिस का योगदान तापमान 2 डिग्री और बढ़ गया। मतलब पहले एक था, जब पेरिस एग्रीमेंट आया तो उस एग्रीमेंट के अंदर 2 डिग्री बढ़ गया, ठीक है, मतलब जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था आपका, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था। अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स इतना गंदा है ना कि आपका जो सिस्टम है धीरे धीरे आपको मतलब लो लाइंग जो कंट्रीज हैं वो फेस कर रही हैं इस चीज को। अनसस्टेनेबल सी लेवल है आपका, मतलब जो आपका समुद्री लेवल है वो सतर नीचे जा रहा है, ठीक है। 1.5 जो डिग्री सेल्सियस है वो आपका बहुत ही बड़ा धक्का होता है हमारे पूरे के पूरे, अगर मैं बोलूं तो वर्ल्ड के अंदर, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। मतलब हर बार यार 1.5 सेल्सियस डिग्री आपका बढ़ रहा है, ठीक है, या इतना ज्यादा हो रहा है, जिससे क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा नुकसान आपको यहां पर हो जाएगा। तो मतलब इसका जो रिस्पॉन्स है वो अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स यहां पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि फाइनेंशियल जो आपका कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब फाइनेंशियल जो बैरियर्स आपके यहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। 2020 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या किया, द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड वेदर कंट्री टू द कमिट 100 जो बिलियन पर ईयर आपने गारंटी ली थी 2020 तक, पर ऐसा हुआ नहीं कुछ, मतलब आप 100 बिलियन डॉलर इसके लिए नहीं इकट्ठा कर पाए हो। साथ ही साथ यहां पर क्या होता है, नॉन बैंडिंग एग्रीमेंट, आपके कुछ नॉन बैंडिंग एग्रीमेंट होते हैं। जैसे आपकी इंडिया की बात कर लो, इसने बोला है कि मैं तो भाई इसके अंदर लीगली एग्रीमेंट नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल सी लेवल बढ़ेगा ना, ग्लोबल वार्मिंग जब होगी आपकी तो सी लेवल आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा आपका, मतलब पीने योग्य पानी आपका कम हो जाएगा ना फिर सी लेवल। जैसे देखो मेरी एक बात सुनो, आपको सीधी और स्पष्ट सी एक बात समझा देता हूं। जैसे आपको कल मैंने समझाया ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, धरती के ऊपर सूरज का प्रकाश आपका आ रहा है, जिससे क्या होगा, सी लेवल आपका बढ़ेगा। लेकिन कौन सा, जो पीने का पानी है उसका लेवल, जो आपके पहाड़ों से पानी आते हैं वो मीठे पानी होते हैं, पीने योग्य पानी होते हैं, ठीक है। अब पीने योग्य पानी होते हैं वो समुद्र में मिल जाएंगे सीधे जा करके, तो वो चीज तो आपकी कम हो रही है ना, वो वाला पानी कम हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, और समुद्र वाला पानी आप नहीं पीते हो, पता है आपको कितना नमकीन होता है, खारा होता है। तो वो चीज यहां पर बोली गई है बच्चे कि वो आपका जो पीने योग्य पानी है वो आपका धीरे धीरे आपका कम हो रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। सी लेवल आपका बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि ग्लेशियर जितने ज्यादा पिघलेंगे पानी उतना ज्यादा धरती के ऊपर ज्यादा मार करेगा, वही बात यहां पर बोली गई है। अब यहां पर नॉन बैंडिंग एग्रीमेंट की बात करता हूं कि यहां पर द यूनाइटेड नेशन स्टेट, जैसे 2012 के अंदर कनाडा इसको छोड़ गया, ठीक है, साथ ही साथ यूएसए है उसने भी इसको छोड़ दिया, ठीक है। कोस्ट मिलियन ऑफ द अमेरिकन यूरोप आपकी वो भी छूट गई यहाँ पर, ठीक है। नई बाधाएं आपकी यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं इस चीज़ के लिए, तो इसलिए ये एक नॉन जो आपका क्या है, बाइंडेड एग्रीमेंट है आपका। उसके बाद यहाँ पर आपका लास्ट की स्लाइड है में भी ये, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, यूएसए हैज द ब्लॉक्ड पेमेंट टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड मतलब यूएसए इसको छोड़ के इसके लिए भागा था, क्यों, क्योंकि भाई उसने अपनी 2 मतलब बिलियन डॉलर वो अपने फंसा दिए थे किसके अंदर, ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर, और जो उसके वापस मतलब नहीं हो या उतना काम नहीं कर पाए जितने, मतलब इतने डॉलर उसके फंस गए, उसके बाद उसने छोड़ दिया कि यार यहाँ तो पैसे फंसाने वाला काम है, ठीक है। उसके बाद बिकॉज द कंट्री डिटरमाइन द प्लांट एंड रिपोर्ट ऑन स्टेप पर प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग अंडर द, कई बार क्या हुआ कि पेरिस एग्रीमेंट के अंडर एक बात देखी गई थी, क्या बात देखी गई थी, पेरिस एग्रीमेंट आपको पढ़ाऊंगा ना मैं,
कल पेरिस एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके अंदर एक बात देखी गई है कि जो जो मैकेनिज्म के लिए आप एक दूसरे को क्या कर रहे हो, इन्फोर्समेंट दे रहे हो, भाई ये काम करना है, ये करना है, और जितनी पार्टीज हैं आपकी किसकी, क्योटो प्रोटोकॉल की, जितनी में वो खुद ही इसके नियम के अंदर नहीं रहती हैं, दूसरों को नियम के अंदर क्या रखेंगी। अब मोदी बोलता रहे कि मैं देश बदल दूंगा और दूसरी साइड से पूरे देश को बेच दिया, तो क्या आपका ये काम सही है। एक साइड तो देश बदल दूंगा मैं, फॉरेन बना दूंगा मैं इंडिया को, और दूसरी साइड है कि सारा कुछ लोगों को बेचे जा रहा है। तो ये चीज आपकी मैकेनिज्म, उल्टा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो, मतलब जो चीज आप वादा कर रहे हो उसको खुद ही पूरा नहीं कर रहे हो, जिससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के स्टेप आपके पूरे नहीं होते हैं, और जो आपके प्लान है वो टाइम टू टाइम क्या होते जाते हैं, फेल होते जाते हैं। तो ये आपके क्या थे, फेलियर थे क्योटो प्रोटोकॉल के। किसी बच्चे ने कुछ पूछना है इस स्लाइड के अंदर या पिछली किसी भी स्लाइड के अंदर तो बता दे। तो आई होप कि सबको क्लास कैसी लगी है, एक बार थम्स अप कर दो, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दो, और एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दें जो जो बच्चे क्लास में बैठे हैं और जिनको क्लास अच्छे से समझ आ चुकी है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दे मुझे। अच्छा जी, इंडिया की दिशा रवि सबको बनना पड़ेगा, तो बता दें सभी को समझ आ गया आज की क्लास। नाइस क्लास सर। सर एक क्लास लॉजिकल रीजनिंग के अनुमान, चलो ठीक है मैं उसके ऊपर ले दूंगा, ठीक है, अनुमानना प्रमाणना प्रमेय, ठीक है, ये मैंने पहले करवा रखे हैं वैसे, पर इसके ऊपर मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ओके, तो रात को 9 बजे आपकी क्लास रहने वाली है अब 9 PM के ऊपर, जिसके अंदर हम आज पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रहे क्योटो प्रोटोकॉल, मोनट्रियल प्रोटोकॉल, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी मैंने कवर करवा रखी हैं, जैसे कि आपका एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, या आपकी कुछ जो ह्यूमन इंटरेक्शन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो आपकी मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनके ऊपर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेज होंगी ना, सारी मैं कवर अप करूँगा, ठीक है। अब आप लोगों का जो नेचुरल हजार्ड्स वगैरह हैं, या आपका सॉइल पॉपुलेशन है, नेचुरल जितने भी आपके पोल्यूशन होते हैं ना, प्लूटेंट हैं, सारे के सारे मैंने आपको करवा रखे हैं, उनके ऊपर आपकी MCQ लिए जाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे याद करके आना। मोनट्रियल प्रोटोकॉल जो इससे पहले मैंने क्लास करवा रखी है, दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगी वो क्लास, ठीक है, इससे पहले वो क्लास है जो कवर कर रखी है सभी ने, तो मैं दिखा देता हूँ। वो कल वाली परसों वाली क्लास है, मैं भी कल पढ़ाया था मैंने मोनट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। आज आप लोगों का क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, तो यहाँ पर पड़ी हुई है, ये देखो, ये वीडियो सेक्शन में जाते ही आपको क्लास मिल जाएगी, तो मोनट्रियल प्रोटोकॉल कवर कर लें। और इसके अलावा अगर आपने और बहुत सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी इसकी जो मैंने करवा रखी हैं, मैराथन भी मैं करवा दूंगा जल्दी ही, एक बार इनको लेसन्स को कवर कर लें। ये देखो, ये पड़ा हुआ पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वीडियो सेक्शन में भी जाओगे ना, थोड़ा नीचे करके देखोगे तो आपको बहुत सारी क्लासेज मिल जाएंगी जो मैंने पहले पढ़ा दी थी, आपको नहीं पता। 165 MCQ आपके हायर एजुकेशन के मैंने नए के अंदर करवाया, जहाँ पर आपका क्या करवाया था मैंने, धाकड़ धमाकेदार रिवीजन, और आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर कुछ आपके क्लासेज हैं, यहाँ पर आपकी कुछ क्लासेज हैं जो आपको मिल जाएंगी, किसके ऊपर, पीपल डेवलपमेंट। ये देखो, ये नेचुरल एनर्जी एंड रिसोर्स के ऊपर ये क्लास पड़ी हुई है, ठीक है, 1 महीने पहले ली थी मैंने। ये क्लास सभी बच्चे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लास आप सभी बच्चे क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ये क्लास है जो, ठीक है, ये क्लास आपकी पूरी अच्छे से मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करवा रखी हैं, एक एक पॉइंट आपको सब अच्छे से पढ़ा रखा है। बाकी आपको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की और भी क्लासेज है, नीचे आपको देखने को मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर लेना किसमें, वीडियो सेक्शन के अंदर जा करके, ठीक है। जिस तरीके से ये नेचुरल वाली पड़ी हुई है, उसके बाद ये पड़ी हुई प्ल्यूटेंट के टाइप्स हैं, पोल्यूशन के सारे टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो पोल्यूशन के टाइप, क्लास नंबर पहली है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी क्लासेज आपकी मिल जाएंगी, एक बार सर्च जरूर कर लेना। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
अभी तक 2 ही टोटल प्रोटोकॉल मैंने कराए हैं, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है। रोज समिट मैंने आपको करवानी है, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ बायोडिवर्सिटी भी मैंने करवानी है आपको, पेरिस एग्रीमेंट कल को करेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो भी आपको दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे हैं क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें, और आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी समझ आई होगी। इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो मिल जाएगी, रात को मैं सारी पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है। अब आपको हम मिलते हैं 9 बजे रात को, और आज रात को 9 बजे ये लता कटारिया 3 बजे क्लास आपकी स्टार्ट थी। और इसके लिए मैं आपको अगर बोलूं तो आपके ना यहाँ पर देखो अपना ये ग्रुप है, यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर आपको मैंने टाइम टेबल दिया था सुबह, ये देखो यहाँ पर मैंने ना एक टाइम टेबल डाला था कि आज 11 बजे मार्केटिंग की क्लास होगी, 3 बजे आपकी क्योटो प्रोटोकॉल होगी, रात को 8 बजे ग्रुप के अंदर क्विज होंगे, 9 PM के ऊपर लाइव एक्सपेक्टेड जीआरएफ लेने वाली क्लास होगी 9 PM के ऊपर, और 10:30 बजे आपका पेपर 2 का लाइव क्विज होगा। तो यहाँ से आप डेली अपना देख लिया करो कि कौन कौन सी आपकी क्लासेस हैं, किस तरीके से चलती हैं। मैं सुबह या रात को ही डाल देता हूँ, या सुबह उठ के डाल देता हूँ आपका टाइम टेबल। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके अपना क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय, ओके गाइज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में आके पूछ सकता है अभी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।